मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्च न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जी ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो अयोग्य करने वाली याचिका थी उस पर रोक लगा दी है। उनकी सजा पर रोक लग गई है और अब दोबारा वही कोर्ट इस पे विचार करेगी, क्योंकि माननीय चंद्रचूड़ साहब को लगता है कि ये सजा जो है जरूरत से ज्यादा दी गई है और इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। हालांकि उन्होंने बात कही कि जो मोदी सरनेम का अपमान राहुल गांधी ने किया है वो ठीक नहीं है। खैर, अब इस रोक लगने से चमचों और भक्तों के बीच में आरोप प्रत्यारोप चालू हो गए। चमचे खुश हैं कि राहुल गांधी उनके बब्बर शेर वापस संसद में आएंगे, मोदी से सवाल पूछेंगे, जनता के हितों की आवाज उठाएंगे। वहीं भक्त खुश हैं कि चलो अब तक जो बीजेपी के स्टार प्रचारक जिनको कि वो राहुल गांधी को मानते हैं वो बाहर थे, तो इससे बीजेपी का नुकसान हो रहा था। तो इसी बहाने राहुल गांधी अब वापस आएंगे और अपने बयानों से कुछ ना कुछ ऐसा गढ़ेंगे जिससे कि बीजेपी का प्रचार होगा। खैर, दोनों चमचों और भक्तों की अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपने अपनी खुशी होने के जो है अपने अपने कारण हैं। उस पर हम नहीं जाएंगे, तीसरे कारण पे जाएंगे। तीसरा कारण ये है कि अब बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये कहने लगे हैं कि माननीय चंद्रचूड़ जी ने जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो गरिमा स्थापित की है और सर्वोच्च न्यायालय जो है इस देश में सभी न्याय प्रियता के जो सारे मापदंड हैं उसके ऊपर खरा उतर रहा है और न्याय क्या होता है इसकी व्याख्या कर रहा है। जनाब, बात बिल्कुल सही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सचमुच में चंद्रचूड़ भारतीय न्याय व्यवस्था की रक्षा कर रहे हैं या चंद्रचूड़ जी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे माननीय जो अपने भारतीय न्याय व्यवस्था है उसकी इज्जत तार तार हो रही है। चलिए हम बात करते हैं विस्तार से। देखिए, हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट से लेके हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट। जहां कहीं पे भी अगर आपको लगता है ग्रीवांसेस हैं तो आप रिव्यू पिटीशन उसी कोर्ट में डाल सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं वहां से भी न्याय नहीं मिलेगा तो आप अपील कर सकते हैं। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, पूरा प्रोटोकॉल इसका बना हुआ है। और साथ ही साथ न्याय व्यवस्था में अगर आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी है तो उसका पूरा एक प्रोसीजर है कि पहले आप जो एक पैरामीटर्स हैं, जो एक सेट फॉर्मेट है, उसके आधार पर आप अपनी एप्लीकेशन डालेंगे। यहां तक कि आप किस फॉन्ट में डालेंगे, जो फॉन्ट्स होते हैं, कितने साइज के फॉन्ट्स इस्तेमाल करेंगे, उस पे भी पूरी लिखित में आदेश हैं और उसी पे आपको डालना होता है। अगर आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो आपका केस स्क्रूटनी में फंस जाता है। और ऐसा देखा गया है, न जाने कितने केसेस ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्री में, जो न्यायपालिका की रजिस्ट्री होती है जहां केस फाइल किए जाते हैं, वहां पर महीनों इवन सालों तक पड़े रहते हैं स्क्रूटनी के चक्कर में और वो लिस्ट नहीं हो पाते हैं। जब आपका केस स्क्रूटनी से निकल जाता है, यानी कि जब आप रेसिपी से लेके और जो आप सिनॉप्सिस से लेके सारा चीजें फाइल कर देते हैं और स्क्रूटनी में भी आपका केस पास हो जाता है, तो केस की उपलब्धिता के अनुसार, यानी कि केस की लिस्टिंग के अनुसार जो है ये केस आपका चार्टर पर आता है और लिस्ट किया जाता है, और साथ ही साथ किस जज की अदालत में जाना है ये डिसाइड होता है। और इसको डिसाइड करने वाला जो होता है, जो भी कोई भी कोर्ट हो उसका रजिस्ट्रार होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास इतना बड़ा प्रोसीजर, जो जुडिशियल प्रोसीजर अवेलेबल है, तो सवाल यह है कि इस प्रोसीजर को माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ कैसे वायलेट कर रहे हैं। आप देखिए, तीसरा सीतलवाड़ का केस हो जो दिन में 12 बजे या 2 बजे के आसपास गुजरात हाई कोर्ट से उसके अगेंस्ट में ऑर्डर आता है, 6 बजे लिस्टिंग हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में और रात 9 बजे फैसला आ जाता है। क्या जुडिशियल प्रोसीजर में यह संभव है? राहुल गांधी का केस जो है, तुरंत अभिषेक मनु सिंघवी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि माननीय न्यायाधीश महोदय इसको शुक्रवार को या सोमवार को सुन लीजिए, और साहब दिल बड़ा करके कह देते हैं नहीं नहीं हम उसको शुक्रवार को ही सुनेंगे, और साहब तुरंत फैसला आ जाता है। ऐसे ही तीसरा सीतलवाड़ को पहले 1 हफ्ते की बेल देने के लिए कहा गया कि क्या इससे पहाड़ टूट पड़ेगा या विल हेवेंस फॉल,
और इसके बाद 1 हफ्ते बाद उसको परमानेंट बेल दे दी गई और ये कह दिया गया कि गुजरात हाईकोर्ट ने जो है इनको जो ये बेल रद्द की थी वो गलत किया था, उसका कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे जुडिशियल प्रोसीजर्स को तार तार करके ये केस लिस्ट हो रहे हैं। ताजा उदाहरण ज्ञानवापी केस का है कि जिसको लोअर कोर्ट से, जिला जज के वहां से, अदालत से निकल के सीधे सीधे जो है मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में ले आता है। और जनाब इसमें तो प्रेसिपी भी फाइल नहीं होती है, ईमेल पे केस डाला जाता है और वर्बल आर्गुमेंट के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट उसको कहता है, सुनता है, 2 बार उसमें डिसीजन चेंज किए जाते हैं और लास्टली ये कहा जाता है कि वापस आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में जाके अपना केस को डालिए। तो सवाल यह कि अगर यही सर्कस करना था कि डायरेक्ट, पहली बात तो आपने वो केस जो है एक मेल के आधार पे कैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, कैसे आपने अब बिना अपोजिट पार्टी को कोई कॉपी दिए हुए, प्रेसिपी दिए हुए, सिनॉप्सिस दिए हुए आपने कैसे उस केस को लिस्टिंग किया जबकि वो केस लिस्ट में था ही नहीं। और आपने उस केस को सुन लिया, ऑर्डर भी दे दिया, बीच में एक ऑर्डर गलत दिया तो उसको मतलब जो भी गलत या सही जो भी दिया उसको आपने बाईपास करके एक नया ऑर्डर दिया और उसको वहां बोले कि आप जाइए और इसको जो है आप हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई कर, मतलब जो है फाइल करिए और साथ में टाइम भी दे दिया कि इस समय तक हाईकोर्ट में फाइल करिए। यानी कि आप टोटल फैसिलिटेशन जो है एक अपनी पार्टी को दे रहे हो। इसके बाद क्या हुआ, हाईकोर्ट ने उस केस को रिजेक्ट कर दिया, ज्ञानवा मंदिर था उसके सर्वे पे उन्होंने रोक हटा दी। इसके बाद फिर जनाब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट उनसे जो दूसरे लोगों से कहता है कि आप कैसे मुंह उठा के यहां चले आते हैं डायरेक्ट, तो क्या उनसे यह सवाल नहीं किया जा सकता है कि आप जब वहां से खारिज हो गए तो फिर कैसे मुंह उठा के यहां चले आए जबकि हमने ही आपको वहां का रास्ता दिखाया था। लेकिन फिर भी माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट है उसने इस मुद्दे को तुरंत लिस्ट किया, सुना, खैर खारिज कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक कोर्ट में 70 से 80 हजार केस लावारिस पड़े हुए हैं जिनके लिए सुनने के लिए समय नहीं है, तो कैसे ऐसे केस आउट ऑफ प्रोपोर्शन या आउट ऑफ वे जाकर लिस्ट किए जाते हैं। टेलीफोनिकली कह लीजिए, ईमेल के द्वारा कह लीजिए या किसी प्रेशर के द्वारा कह लीजिए, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि जो सारे प्रोसीजर्स को, प्रोटोकॉल्स को वायोलेट करके माननीय डिस्ट्रिक्ट डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं इस प्रकार के केसेस को सुन रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं। और अगर न्याय व्यवस्था इसी तरह चलनी है तो सबके लिए नियम होना चाहिए। जिस किसी परिवार के बंदे की फांसी होने वाली है या आजीवन कारावास हुआ है तो क्या उसके लिए ये प्रोसीजर वायलेट नहीं होना चाहिए। जब आप अफजल गुरु के लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं तो दूसरों के लिए भी खुलवाइए, आप दरिया दिल दिखाइए ना। फिर आप कहते हो कि साहब माननीय उच्च न्यायालय की या सर्वोच्च न्यायालय की लोग बुराई क्यों करते हैं, गालियां क्यों देते हैं। भाई आप ये बताइए कि आपका पैरामीटर क्या है। आप अपने ही बनाए हुए नियम कानूनों पे चलना नहीं चाहते हैं, आप दूसरों के बनाए हुए जो संविधान कहता है उस पे आप चलना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और फिर ये चाहते हैं कि आप बाकियों को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरों के नेताओं को गालियां देने का अधिकार है, लेकिन साहब माननीय जो हमारे माय लॉर्ड्स हैं उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्लंडर क्यों ना करें। तो सवाल यह है कि इस देश में न्याय व्यवस्था है कहां। कैसे न्याय व्यवस्था का मखौल खुद न्यायाधीश उड़ा रहे हैं और बाद में जो है कहा जाता है कि नहीं साहब ये तो बड़ी, मतलब हमारी बड़ी महान न्याय व्यवस्था है, माननीय न्यायाधीश है, उनके बारे में हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। तो सवाल क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं आपके, क्यों आप जनता को बार बार ऐसा करके मौका दे रहे हो। और सवाल यह है कि आप न्याय व्यवस्था की लाज रख रहे हो, न्याय व्यवस्था के नए मापदंड स्थापित कर रहे हो या न्याय व्यवस्था को धूल धूसरित करने का प्रयास कर रहे हो। जनता को इन सवालों का जवाब खोजना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि जो आदमी आपको अभी अच्छा लग रहा है वो कितना न्याय व्यवस्था का नुकसान कर रहा है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि कोई कल दूसरा जज आकर अगर इसी प्रकार की न्याय व्यवस्था से जो ये अभी समय उत्पन्न हुआ है, ऐसे ही कारणों से केसेस को लिस्ट करता रहा और किसी दूसरे को सजा देता रहा, तब हो सकता है कि आप तुरंत इसी न्याय व्यवस्था के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दें। क्योंकि आज जो न्याय व्यवस्था और जो जज चंद्रचूड़ आपको अच्छे लग रहे हैं, कल हो सकता है कि उन्हीं के शूज में पैर रखकर कोई दूसरा न्यायाधिकारी आए और इन्हीं मामलों को उल्टा करने लगे। तब आप सोचिए आपकी क्या दशा होगी। पवन खेरा का केस सुबह चलता है, शाम को लिस्ट हो जाता है और उस पर जो है रोक लग जाती है।
मगर अब यही अगर जब दूसरा कोई जज करने लगेगा, तब आप सोचिए आपको कितना बुरा लगेगा। तो दोस्तों, न्याय व्यवस्था का अगर हमें एक कहते नहीं कि आत्मसम्मान, मान सम्मान बचाए रखना है, तो इसकी जिम्मेदारी जनता पर नहीं, खुद न्याय व्यवस्था चलाने वाले लोगों पर है। और माननीय न्यायालयों को इस बात पे विचार करना होगा कि किस तरह से न्याय व्यवस्था का मजाक वो स्वयं उड़ा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।